तो अपन ने जो लास्ट क्लास में पी ब्लॉक में किया था वो पढ़ के आए हो? क्या पढ़ाया था पवन? पवन, क्या पढ़ाया था? बोलो बोलो, क्या पढ़ाया था? ग्रुप 15 वी हैव कंप्लीटेड, है ना, हमने कंप्लीट कर दिया है। कांट बी एबल टू स्पीक, ओके, बट यू आर एबल टू राइट इन चैट बॉक्स ना? ऑल राइट, तो हमने ग्रुप 15 जो है वो कंप्लीट कर लिया था बच्चों, ठीक है? Yes, जितना ma'am. हमने करवाया आपको उतना ही करना है फॉर जेई मेंस पर्पस। उसके बाद मैंने ग्रुप 16 भी आपको लोगों को स्टार्ट करवा दिया था एंड कुछ कुछ चीजें उसमें डिस्कस कर ली थी। तो आज हम ग्रुप 16 से ही, मतलब ग्रुप 16 को ही कंटिन्यू करेंगे एंड ग्रुप 16 को कंप्लीट करके थोड़ा बहुत तुम्हें ग्रुप 17 के बारे में भी बताऊंगी, ताकि कल ये चैप्टर हम क्या कर दें, खत्म कर दें एंड फिर नेक्स्ट वीक से तुम्हारा न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट हो सके। ठीक है जी? तो ये बीच में ही लटक रहा है चैप्टर, छुट्टी हो गई थी ना वो बीच में 1 हफ्ते की, इसलिए। ठीक है, सो आज जो भी अपने ग्रुप नंबर 16 के बेटा हाइड्राइड्स होंगे वो सब एक बार डिस्कस कर लेंगे हम। हाँ, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे हम हाइड्राइड्स, और कुछ ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले तुम्हें मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना है। द कंपाउंड विद पीएच बॉन्ड आर, इसमें मोर देन वन करेक्ट होंगे, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। सो जल्दी से इसको ट्राई करो एंड हैंड रेज करना। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा और ना ही कोई बच्चा गूगल से देखने की कोशिश करेगा, ठीक है? आपको बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड में पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, वो आपको बताना है। करिए बेटा, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। धनंजय बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर? मैं बता रहा हूँ मैम, बी में होगा पीएच बॉन्ड। अच्छा, और है कोई ऑप्शन? मैम डी में भी होगा। मैम डी और बी में होगा। मैम डी और बी में होगा। ठीक है, तो अगर मैं H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, तो H कितने हैं मेरे पास? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 3 है। तो यहाँ पे एक है पीएच बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं H3PO2 की बात करूं, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और ऑक्सीजन 2 है। तो यानी कि इसमें 2 पीएच बॉन्ड है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी और डी हो जाएगा, ठीक है। यस। बहुत कम बच्चे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, है ना? 4 चैप्टर कंप्लीट होने को आए हैं। उसके बाद बेटा ग्रुप 16 मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, एलिमेंट्स बता दिए थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, है ना? और इसमें से पहले 2 अपने नॉन मेटल हैं, दूसरे नॉन मेटलॉइड है, और लास्ट वाला हमारा पोलोनियम क्या होगा बेटा? मेटल होगा। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आए किसी की भी, तो तुम लिख सकते हो बेटा आराम से? बताइए। यस मैम। यस मैम। आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है और आपको ये पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, तो आप इजीली जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। वो ट्रिक याद है ना जो मैंने लिखवाई थी, 1s 2s 2p 3s 3p, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुत काम आएगी जब जब आप इनऑर्गेनिक के कोई चैप्टर करोगे। क्लियर है? तो आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए लिखना, राइट? ये क्या नोबल गैस है, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, 18, इसका 36 और इसका 54, ठीक है। और इनका नेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या मैंने अकरेंस बता दिया था तुम लोगों को?
बताया था अकरेंस? यस मैम यस मैम, बताया था आपने, कुछ इम्पोर्टेंट हाँ, बताया ये था। आप लोगों को वेरी गुड, अगर मेरे को लगा था नहीं बताया था। जिप्सम आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट O2H2, एप्सम सोल्ट पता होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्ट है, बेरेट बेरियम सल्फेट, गैलेना लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, कॉपर पायराइड CuFeS2। ठीक है जी। तो ये Yes, आप ma'am. लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने कहा था आप लोगों को करने हैं। अभी तक मैंने इसका एक ही असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है ना। आप लोगों को एक असाइनमेंट आज मिलेगा, DPP2 करके मिलेगी, और एक मिलेगा कल DPP3। तो आप लोग इनको आराम से मंडे तक मुझे सॉल्व करके दे देना। मतलब जो भी पी ब्लॉक की DPPs तुम्हें अभी मिलेंगी, सिर्फ 2 और मिलेंगी क्योंकि चैप्टर ही बड़ा छोटा है ये। ठीक है, तो उसको आप आराम से मेरे को मंडे तक सोल्व करके दे दीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि बाद में इतना स्ट्रेंथ रहती नहीं है क्लास में। ठीक है मेरा बेटा, उसके बाद यहाँ पे ना कुछ NCERT लाइंस लिखती है, वैसे ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो है मेरे से अभी पढ़ लिया है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखो इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम टेलोरियम मेटलॉइड है, पोलोनियम मेटल है, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ लाइफ कितना है, 13.8 डेज का तक का है। मतलब 13.8 दिनों बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है ऑफ इट्स इनिशियल। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव है ये एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक, सारे के सारे क्या है, एलोट्रोप शो करते हैं, जबकि ग्रुप 15 में ऐसा नहीं था। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। मैंने आप लोगों को बताया था जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस था, मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का कम है, सल्फर का ज्यादा है। तो इसको आप कौन किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, एटोमिसिटी पे। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है एज अ नेचर में O2 की फॉर्म में, और सल्फर जो है पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल एसिड की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन और सल्फर के। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने टेबल की भी बात कर ली थी। इसमें मैंने आप लोगों को कहा था, ये मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया था, नया अभी मैंने कुछ नहीं कराया। कोवेलेंट रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं, आपको नहीं ध्यान रखनी। मैंने कहा था एक ये जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 में सल्फर की होती है। आप थोड़ा सा रेंज को भी ध्यान में रख सकते हो। तो रेंज की अगर मैं बात करूं 150 से 200 के बीच में एन की है ना। और सबसे ज्यादा मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो सल्फर, फिर सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन की सबसे बाद में आती है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, अब क्योंकि मेरा बेटा NH2NP4 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 4 भी जो है दिखा सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। किसी किसी एलिमेंट में देखो 4 भी है, 6 भी है। 6 कब होगी, जब S के इलेक्ट्रॉन्स और P के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है, दिख रहा है आप लोगों को, वहां पे 6 बनेगी। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो ऑक्सीजन में ना तो 4 दिखा रहा है वो, ना 6 दिखा रहा है। ठीक है, देख रहे हो, ऑक्सीजन में 6 नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, माइनस की भी दिखाता है, प्लस की भी दिखाता है। प्लस की क्यों दिखाता है, अगर मान लो ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ होगा, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। बाकी देखो 4 भी दिखा रहे हैं, 6 भी दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पोलोनियम की बात करूं तो पोलोनियम में 2 चीजें, ना तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, व्हाई, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। और 6 क्यों नहीं दिखा रहा मेरा बेटा, 6 इसलिए नहीं दिखा रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मेरे से मत पूछना मैम इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तभी मैंने ग्रुप 15 में इतना टाइम लगा दिया। ठीक है, तो इनर्ट पेयर यानी कि डाउन द ग्रुप जो है आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
तो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वही पॉइंट्स है जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक बार आप जल्दी से इसको पढ़ के मुझे कंफर्म करो, हाँ मैम ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या चीजें लिखी हुई है। एक बार फटाफट से इसको रीड कर लो, ये आप बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हो मेरा बेटा। तीर बख्श नहीं आया क्या? मैम हूँ मैं। अच्छा देखो भाई, ऑक्सीजन मोस्टली शोज, स्लोज नहीं शोज, -2 oxidation state because its electronegativity is high, stability of -2 oxidation state decrease down the group, है ना, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। सिलेनियम सल्फर टेल्यूरियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो +4 +6 दिखा पा रहे हैं। +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और +4 की बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जहां पे जो आपके कंपाउंड +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवेलेंट इन नेचर होगा, पजांस रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। OF2 और O2F2 में, OF2 और O2F2 में मेरा बेटा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन +2 में है और यहाँ पे किस में है, +1 में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसके साथ कंपाउंड बनाया हुआ उसने, फ्लोरीन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, बोलो। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, ऑल राइट। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये मैंने Yes, ऑलरेडी, एक सेकंड मेरा, हाँ ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया आपको, तो इसको आप घर पे भी रीड कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी करा दिया, दोबारा कराने का कोई तुक नहीं बनता है। क्लियर है? वही है जो अभी बताया है, बस ये पैराग्राफ फॉर्म में एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हें ना ग्रुप 16 ऐसे लगेगा कि मैम ये तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने ग्रुप 15 में भी पढ़ी थी। अगर तुमने नोटिस किया होगा, ग्रुप 15 में हमने अच्छा खासा टाइम लगाया। वो इसलिए लगाया बिकॉज आप फर्स्ट टाइम बी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों ने तो 11th का कवर भी नहीं किया था, तो इसलिए वो टाइम लग गया आयनाइजेशन एनर्जी बताने में, बहुत सारी चीजें बताने में। बट एक बार तुमने पढ़ लिया, तुम्हें चीजें समझ में आ गई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, अब तुम्हें पता है। अब तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा ग्रुप 15 को रिवाइज करने में 25 मिनट्स या 30 मिनट्स लगा रहा है, तो इसको 15 या 15 मिनट में निपटा देगा वो ग्रुप 16। ठीक है, तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन किस तरीके से अपने बाकी फैमिली मेंबर से डिफरेंट है। तो कैसे है? एक तो इसका साइज छोटा है, एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरा, इसमें वाटर में क्या होती है, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस और नो। जबकि H2S Yes, में ma'am. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, देखो ना। यस मैम। इस तरीके से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यस मैम। तो इसमें नहीं है, ये भी खास बात है। दूसरी और क्या खास बात है कि मैम इसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं होते हैं, तो इसकी कोवेलेंसी कहाँ तक रहती है, 4 तक रहती है। 4 तक। ठीक है, वैसे 2 से ma'am. ज्यादा वो नहीं जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, कोवेलेंसी 4 तक ही रहती है उसकी लिमिट, लेकिन 2 से ज्यादा रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि जाएगी ऊपर। ठीक है, लेकिन बाकियों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को मतलब कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 से ज्यादा भी वो बना सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये तो बहुत आसान था। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। याद है ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात की थी, ऐसे में ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की बात करूंगी। हाँ पीर बख्श बोलो। मैम ये ऑक्सीजन 4 की कोवेलेंसी शो करता है? आपको नहीं मिलेगा ऐसा देखने को, आपको 2 ही बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देगा और कभी कभी 3, तो वो भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब अगर मैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की बात करूं, तो याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ग्रुप 15 में भी मैंने आप लोगों को हाइड्राइड्स बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास हाइड्राइड्स हैं, तो ये आपके ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं।
अगर मैं बात करूं जनरली पेपर में H2PO वाले हाइड्राइड की, पोलोनियम के हाइड्राइड की ज्यादा बात नहीं होती। मेन जो डिस्कशन होती है, जो सारी चीजें होती है, वो ऑक्सीजन से टेलोरियम तक की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा बेटा बात आती है इनके उसकी क्या बोलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर की। अगर मैं इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, अगर मैं इनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो उस केस से मेरा H+ क्या होगा, जल्दी बाहर भागेगा। यस और नो? Yes, ma'am. नहीं बोल सकते हो मैम ऑन द, सुनो, यहाँ पे आप ऑक्सीजन के ये ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे H+ जाएगा। जब आप इसका एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करते हो तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो H+ आसानी से रिलीज होगा। तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा मेरा बेटा वो ये हो, देख रहे हो? ठीक है, Yes, ma'am. को मैं यहाँ पे नहीं काउंट कर रही। और अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की, या मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो किसमें है ज्यादा एनर्जी, कहाँ देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए? मैम H2O में। H2O में। फिर उसके बाद H2S का नंबर आएगा, फिर H2O। सेलेनियम का नंबर का आएगा, Yes, फिर ma'am। टेलोरियम का नंबर आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर ऑर्डर फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, और यू कैन से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के लिए भी सेम होगा। ठीक है, और अगर मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करूं, बिल्कुल वही जैसे अपन ने ग्रुप 15 में किया था। डाउन द ग्रुप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, अगर मैं पोलोनियम को छोड़ दूं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वोटर को जनरली इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, वोटर की हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे। यहाँ पे सल्फर H2S से H2 टेलेरियम तक की बात करेंगे, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो। मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक है, Yes, देखो जी। ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज डिसोसिएशन एनर्जी मैंने ऑलरेडी बता दी। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, देखो कम हो रही है। वैल्यूज मत रटने बैठ जाना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka होता है, और आप सबको बखूबी पता है कि एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वो होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना ये नहीं पढ़ा, ये तो मैंने उसमें पढ़ाया था जो बच्चों ने सुबह क्लास अटेंड की थी, और नहीं तो कहीं तो पढ़ा होगा आपने 11th में। के क्या होता है, डिसोसी, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है, तो जब आप वीक एसिड लेते हो, जैसे आप मान लो आप वीक एसिड ले रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, के लिखते हो, ए स्टैंड फॉर एसिडिक। ठीक है, तो कैसे लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखते हो मेरा बेटा, बोलो। ऐसे ही लिखते हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, फिर आप नहीं करते थे C C1 माइनस अल्फा, याद करो। Yes, ma'am. लिखते थे कि A C स्क्वायर Yes, बाय ma'am. C, तो K आ जाता था, क्या आ जाता था, अल्फा क्या आ जाता था, √K बाय C। तो वही तो है ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में। तो इतना तो आप लोग यही तो करते हो, आप लोग बस पढ़ाते जाती हूँ मैं, आगे आप भूलते जाते हो, यही करते रहते हो तुम लोग, मैम पढ़ाते ये तो GOC में भी था। सब जगह होती है। जिसको याद है वो अच्छी बात है।
फॉर्मेशन वाली आपको नहीं करनी है, छोड़ दो। बोन एंगल की बात करते हो तो बोन एंगल क्या होगा, वही सेम ग्रुप 15 वाला। डाउन द ग्रुप बोन एंगल क्या होगा, कम होगा, है ना। किसके बेसिस पे बता सकते हो, याद करो। अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम यू कैन एक्सप्लेन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सल्फ नीचे जाते जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बोन एंगल भी कम होता जाएगा। ये वही ऑर्डर है, देखो। बोलो। Yes, ma'am. कितने बच्चे भूल गए इसका रीजन। बेटा ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो पूरे दिन में आपको टाइम नहीं मिलता, स्कूल में निकाल लो 20 मिनट्स, है ना। क्लास में आने से पहले निकाल लो 20 मिनट्स। अगर ऐसे ऐसे करके भी आप 40 मिनट भी दे रहे हो ना इस चैप्टर को, ठीक है, तो बहुत हो जाएगा। 40 मिनट में तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और डीपीपी भी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर में आपको टाइम कम लगता है डीपीपी सोल्व करने में। बट आप लोग इतना भी नहीं दे पा रहे हो, तो देखो फिजिकल तो बर्बाद कर दिया आधे से ज्यादा बच्चों ने, मुझे पता है। इनऑर्गेनिक भी तुम ये सोच के छोड़ दोगे कि रटने की है, फिर ऑर्गेनिक में क्या कहोगे। ऑर्गेनिक तो तुम मुझे कहोगे कि मैम ये तो हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे तो पूरी केमिस्ट्री गई ना फिर तुम्हारे हाथ से। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों का। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से H2 का बॉन्ड एंगल क्या है। अच्छा अभी तक क्या बता रही थी मैं, जितना मैं करा रही हूँ सब नोट्स में होना चाहिए, ठीक है जी। तो Yes, बॉन्ड एंगल ma'am. क्या होगा, H2 का ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप जाते जाते कम होता जाएगा। डिस्टेंस की मैं बात करूंगी तो क्या होगा मेरा बेटा, जाते नीचे जाते जाते बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ये इंपॉर्टेंट है। देखो जी, इसमें ना सबसे आसान चीज क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जब मैं तुम्हें ग्रुप 15 में करा रही थी मेरा बेटा, तो उसमें अलग अलग ऑर्डर थे, है ना। किसी में आपको वंडरवॉल फोर्सेस पहले ले रहे थे, है ना। किसी में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले रहे थे। बट इसमें क्या है मेरा बेटा, इसमें दोनों ही केस में आप पहले क्या लोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर लोगे। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा। उसके बाद आप वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर कंसिडर करोगे, और जो आपका ऑर्डर आएगा वो ये होगा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, जबकि उसमें डिफरेंट, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में VH भी था, पहले वंडरवॉल हाइड्रोजन फिर वंडरवॉल वो कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेम, ठीक है। अरे ऐसे मत बैठो, मत ऐसे नहीं Yes, बोलो कि ma'am. मैम याद ही नहीं है। चलो भाई, बॉन्ड एंगल बताना। चाल्कोजेंस क्या है, ये ग्रुप 16 को ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे हेलोजन ग्रुप 17 को आप हेलोजेंस बोलते हो, ग्रुप 15 को निक्टोजेंस बोलते हो, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हो, ठीक है। इनके बोन एंगल आपको बताने हैं। चलो जल्दी से हैंड रेस करो फटाक से। हाँ बताओ, एबीटी। मैम सेकंड ऑप्शन। बोन एंगल, यस सेकंड ऑप्शन, ठीक है। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. ये वाला करो। ये वाला करो।
हुआ? क्या होगा मेरा बेटा आंसर? मैम ए ऑप्शन। मैम ए मैम ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड दिया हुआ है ऑफ द H2E हाइड्राइड। बेसिकली ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं और E क्या दिया हुआ है? वही ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम, ये दिए हुए हैं ABCD। अब आपको ऑर्डर बताना था तो आपको पता ही है, H2O के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, फिर आपके B में, C में और लास्ट में सबसे कम D में। ठीक है, ये वाला करिए बेटा। ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शाबाश। अनुज आप बताओ। ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाटर का होगा, वेरी गुड। फिर वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर करोगे, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होगा ज्यादा होगा। शाबाश, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहाँ पे हम इसके ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा, आपका जो सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, वो आपके मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ये सब बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, देखो इधर ध्यान से देखो, जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्साइड्स बनाएंगे। कौन से टाइप के? EO2 और EO3। अब EO2 और EO3 का मतलब क्या है मेरा बेटा? देखना इधर, EO2 का मतलब क्या है? आपका एलिमेंट +4 में है, और EO3 का मतलब क्या है? +6 में है। यस और नो? तो Yes, यहाँ ma'am. पे एलिमेंट ma'am. कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन तो नहीं होगा। यस और नो? ऑक्सीजन तो नहीं Yes, होगा, ma'am. तो यानी कि सल्फर हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है, टेलोरियम हो सकता है और पोलोनियम हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी होता है नेचर में, बट लेकिन उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन O3 भी होता है ना। तो ऑक्सीजन, अगर मैं ओजोन की बात करूं O3 और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये गैसेज होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मैं सिलेनियम, ये आपको करना नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा, गैसेज सॉलिड नहीं पूछेगा, बस एक बार देख लो। सिलेनियम का ऑक्साइड सॉलिड होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप मेरा बेटा SO2 से टेलोरियम के ऑक्साइड की तरफ जाओगे तो जो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो घट जाएगी, मतलब डिक्रीज होगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बोलो। और ये मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों है मैम? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो जाए तो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। देखो ना, +4 है तो +6 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, सल्फर दिखाएगा +6। और अगर मैं टेलुरियम की बात करूं तो यहाँ पे ये किस में है? +4 में है। तो ये क्या करेगा? ये टेंडेंसी रख सकता है ना खुद को रिड्यूस करने की? मैम बिल्कुल रख सकता है। 2 में जाएगा ये, क्या कहते हो? बोलो। तो इसीलिए टेलुरियम ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और सल्फर, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि डाउन द ग्रुप आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। Yes, इतनी बात ma'am. समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का क्वेश्चन बना। Yes, फिर वो ma'am. कह रहे हैं
कि जो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो दोनों ही टाइप के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं मेरा बेटा, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है, अगर मैं पोलोनियम को छोड़ दूं, पोलोनियम की बात नहीं करती, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बोलो, आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सल्फर के भी और सिलेनियम के भी जो ऑक्साइड्स होंगे और जो टेलोरियम के भी ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, बोलो, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। तो ये जो 6 लाइनें मैंने अभी तुम्हें बताई है ना, वो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ग्रुप नंबर 16 के लिए। ठीक है, चलिए यस मैम। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, मतलब जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, जब वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस टाइप के हेलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो आपको EX2 टाइप के हेलाइड बनते दिखाई देंगे, मतलब जहां पे एलिमेंट को किस में हो, आपको देखो ना +4 में हो। ठीक है, अच्छा मैम, मैम +2 होगा ना? +2 में, +2, यहाँ पे भी शायद मैंने +4 तो नहीं लिख दिया था। मैम वो तो ऑक्सीजन नहीं था, नहीं, वो तो उसका सही ऑक्सीजन है। था। ठीक है, EX4 +4, EX6 यानी कि +6। ठीक है, तो ये वाले हेलाइड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा रहे थे ये, है ना, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वो कह रहे हैं X क्या है, हेलोजन है यहाँ पे, और हेलोजन पे आपको पता है ये -1 की होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं हेलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो फ्लोराइड्स वाले हेलाइड होंगे, मतलब जो फ्लोरीन के साथ हेलाइड बना रहे हैं, वो ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर क्लोराइड वाले, फिर ब्रोमाइड वाले, और लास्ट में आयोडाइड वाले। मैम ऐसा क्यों है, अभी बताती हूँ, पहले ये ध्यान से रखो याद, कि जो हेलाइड्स के ऑर्डर की स्टेबिलिटी होगी वो इस तरीके से होगी। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि चलो क्यों ना सबसे पहले हम हेक्सा हेलाइड्स की बात करें। हेक्सा हेलाइड्स का मतलब समझ गए, जैसे SF6 हो गया, SCF6 हो गया, है ना, SCl6 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? वो कह रहे हैं कि हेक्सा हेलाइड्स में सबसे ज्यादा जो स्टेबल है कौन से वाले हैं, सिर्फ हेक्सा क्लोराइड्स वाले, यानी कि SF6, SEF6, है ना, TEF6, ये वाले जो है वो ज्यादा स्टेबल हेलाइड्स है। ठीक है, और आप सबको पता है कि इनका जो ज्योमेट्री, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है। बोलो। और अगर मान लो मेरे को इनमें से भी बताना हो, मान लो लेट से मैं सल्फर के हेलाइड्स की बात करती हूँ, लेट से, जैसे सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है, जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैं Cl6 ले लूं, मान लो हेक्साक्लोराइड ले लूं, तो अगर मैं बात करूं फ्लोराइड के केस में, या एक काम करो वो लिख लो, फ्लोराइड ही लिख लो सबके, ताकि कंपैरिजन करवा पाऊं, यही लिख लो दोबारा से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है मेरा बेटा, SF6। ऐसा क्यों है मैम, ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनो। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीरिक रीजन, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सल्फर के चारों तरफ क्या है, 6 फ्लोरीन है, देखो ना, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। सल्फर के पास क्या है, 3p है, और इसके पास क्या है, 2p है, हाँ या ना? यस मैम। और ऊपर से देखो 6 फ्लोरीन है, यहाँ पे छोटे हैं फ्लोरीन साइज में, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, इजिली अकोमोडेट हो जाते हैं, मतलब सल्फर के अराउंड चारों तरफ आराम से वो आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेनियम फ्लोराइड की, तो यहाँ पे देखो ना, सिलेनियम क्या है, 4p है, ये 2p है, ये 5p है, ये 2p है, देख पा रहे हो? तो 5p 2p और 4p 2p का ओवरलैपिंग इतना अच्छा नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, एक तो इस वजह से SF6 स्टेबल है। दूसरा, तुम ये बोल सकते हो कि मैम फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो सल्फर अपने चारों तरफ आराम से उसको एकोमोडेट करके रख सकता है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 फ्लोरीन उसको घेरे हुए हैं, 6 फ्लोरीन उसको घेरे हुए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि स्टेबल है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Yes, मैं ma'am. बेटा इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ, मतलब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराती हूँ तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के पास वो कहाँ देना चाहेगा, जिनके पास कमी होगी या इनके पास जिनके पास जगह होगी लेने के लिए, बोलो हाँ या ना। तो सल्फर के पास, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से, सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता है कि नहीं होता? हाँ मैम होता है। Yes, ma'am. लेकिन 6 के 6 फ्लोरीन क्या है, उसको घेरे हुए हैं, बोलो हाँ या ना। तो जिसकी वजह से ये अटैक Yes, नहीं ma'am. कर पाता है सल्फर पे ऑक्सीजन, तो इस वजह से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल। क्योंकि एक बात बताओ, 6 लोग ऐसे बिल्कुल घेर के खड़े हुए हैं उसको, इतनी क्राउडिंग करी हुई है, स्टीरिक हिंड्रेंस करी हुई है, क्या रिएक्ट कर पाएगा क्या वाटर के साथ? नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा बेटा क्या SCl6 एग्जिस्ट करता है, क्या SCl6 एग्जिस्ट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था पहले के टाइम में, क्या SCl6 एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो, नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि सल्फर के चारों तरफ 6 क्लोरीन है और 6 के 6 क्लोरीन बहुत बड़े बड़े हैं, देख रहे हो, बड़े बड़े लोग पास में आ चुके हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है क्लोरीन के पास, तो इनमें क्या होगा आपस में, रिपल्शन। दैट इज व्हाई SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पॉइंटर्स बना के लिखते रहना है, आप भाग नहीं सकते इस चैप्टर से, ये चैप्टर तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो। और YouTube पे सोच रहे हो तो YouTube पे आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई कराना पसंद ही नहीं करता इस चैप्टर, क्योंकि सबको पता है या तो आएगा एक क्वेश्चन या नहीं आएगा। आपको मिलेंगी वीडियोस YouTube पे, लेकिन वो तब की मिलेंगी जिसमें वो पूरा चैप्टर करा रहे होंगे आपको। तो प्लीज भागो मत इस चैप्टर से, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ग्रुप 15 जब तुमने कर लिया तो ग्रुप 16 का क्या कहना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है एनसीईआरटी, चलो फिर हम टेट्राफ्लोराइड की तरफ चले। हाँ चलो, तो वो कह रहा है SF4, SeF4 और टेलुरियम फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड के बारे में बता रखा है कि गैस लिक्विड सॉलिड कौन सा है। आप लोगों को अगर नहीं याद है गैस लिक्विड सॉलिड कौन है तो इट्स ओके, लेकिन आप लोग इनकी हाइब्रिडाइजेशन जरूर ध्यान रखेंगे। SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है पता है ना आप लोगों को? sp3d होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, सीसो शेप होती है, सीसो शेप होती है। और जिसमें से जो लोन पेयर आता है वो कौन से पे आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. 2 बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ पीर बक्स बोलो, कुछ कह रहे थे? मैम एक बार ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस एक और बार समझा दो। बता रही हूँ, एक बार ये कर लो फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ दोबारा। हाँ और बोलो नितान। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। देखो जो चीज स्टेबल होती है, आई होप ये वाला पॉइंट लिख लिया हो, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ अलग से। देखो SF6 का हाइड्रोलिसिस का रेट जो है वो सबसे कम है। पता है क्यों कम है? क्योंकि स्टेबल है ना। क्योंकि सल्फर को क्या किया हुआ है मेरा बेटा, 6 फ्लोरीन ने घेरा हुआ है अच्छे से, समझ रहे हो?
हालांकि सल्फर के पास सल्फर क्या होता है मेरा बेटा, यही तो होता है 3s2 3p4, हाँ या ना। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। देखना एक बार, बना दूं क्या, देखो एक बार। Yes, ma'am. ये तो 6 फ्लोरीन तो बना लिए बॉन्ड, देखना ये खाली जगह है, तो ऑक्सीजन अपने दे सकता है लोन पेयर यहाँ पे, हाँ या ना। लेकिन नहीं देता है, क्यों? क्योंकि 6 फ्लोरीन उसको अच्छे से घेरे हुए हैं, स्टेबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग इनकी अच्छी हुई है, मस्त घेरे हुए हैं उसको। तो अगर मस्त घेरे हुए हैं, जगह ही नहीं दे रहे आने के लिए, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा भाई साहब स्टीरिक रिपल्शन होगा, भाग जाते हैं वो पीछे। और सबसे ज्यादा इसका क्यों हाइड्रोलिसिस है, क्यों? क्योंकि टेलोरियम का साइज क्या है, बड़ा है, फ्लोरीन क्या है, छोटू है, तो आराम से जो है हो सकती है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उससे उल्टा क्या होगा मेरा बेटा, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर होगा, ठीक है जी, बोलो। मैम। अच्छा, स्टेबिलिटी क्यों कम है ये समझ गए ना, क्योंकि टेलोरियम क्या है अपना 3p 4p 5p है, और फ्लोरीन है 2p, तो 5p 2p की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो, दैट इज वाई कम स्टेबल है, और जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद बात आती है, ये एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक बार पढ़ लो। यहाँ पे एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तभी मैंने ये बताया है। देखो, जितने भी एलिमेंट है, अगर मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो वो डाइक्लोराइड्स डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन उनकी sp3 होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कुछ मोनोहैलाइड्स ऐसे होते हैं जो डायमरिक इन नेचर होते हैं। देखो H2F2, देख रहे हो, H2F2 ऐसा होगा, इस तरीके से, देख रहे हो, इस तरीके से, ऐसी H2Cl2, H2Br2, ये सब। तो ये जो डायमरिक हैलाइड्स है, डायमरिक मतलब समझ गए, डायमरिक मतलब 2, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? एक बात आओ, जब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो वो किसका एग्जांपल होगा मेरा बच्चों, बोलो। डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का। यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा +1, बोलो। और इसका +4, इसका 0, तो यानी कि +1 से +4 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और +1 से 0, बोलो, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये बताने के लिए ही मैंने तुम्हें ये करवाया था, ऊपर का नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, इट्स ओके। वैसे ही तुम्हें पता भी है, HCl2 है ना, SeCl2, इसकी निकाल सकते हो ना तुम हाइब्रिडाइजेशन, अरे निकाल सकते हो ना मेरा बेटा। एक हाँ। Yes. ओके, क्या तुम्हें ओजोन का स्ट्रक्चर आता है बनाने? ओजोन सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है यहाँ पे यस यस। ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसे दिखाते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस, इसने लिए तो माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, बिकॉज प्लस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है जी। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। पेपर में सवाल कैसे आएगा, पेपर में सवाल आएगा मेरा बेटा कि हाउ मेनी लोन पेयर्स इन केस ऑफ ओजोन, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लोन पेयर है। बोलो क्या कहते हो, यस मैम। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेरा बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तुम्हें याद है अपन ने फोस्फोरस के किए थे, याद करो, फोस्फोरिक, पायरोफोस्फोरिक, याद है, Yes, ma'am. मेटाफोस्फोरिक, ऐसे हम सल्फर के करेंगे। तो सल्फर का सबसे पहले है H2SO3, इसका नाम क्या है मैम, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, याद करो मेरे साथ साथ, और आपको जरूर लिखने हैं स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जेई में।
अब आप ध्यान रखेंगे कि सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O और OH तो चिपका देना, चिपका दिया। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है मैम, 2 हैं, एक लग गया। कितने ऑक्सीजन है मैम, 3 है। तो क्या यही बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है Yes, ma'am. +2 +X -6, यानी कि जो सल्फर होगा वो किस में होगा, +4 में। तो आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। ये ऑक्सीजन -2 है, ये -2 है, ये -1 है, -1 है, तो टोटल -6 का हो जाएगा। तो इस पे कितने का आएगा, सॉरी +2 प्लस, मैम ऑक्सीजन तो 3 ही है मैंने 4 लगा दिए ना, मैम। गलत यस मैम। मैंने, तभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 आ रही है उसको। यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो 3 है तो ये बन जाएगा अपना हाइड्रोजन कितने हैं, तो ऐसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, OH हो जाएगा। ठीक है। और एक हो जाएगा इस पे लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +4। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। अब मैं बात करती हूँ मेरा बेटा, नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत पॉपुलर है, किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड। Yes. तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा मैम, वही एक सल्फर को तुम क्या दोगे, डबल बॉन्ड O दे दो और एक OH तो दे दो। अब ऑक्सीजन टोटल 4 है मेरे पास, 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन है, 1 हो गया है, तो एक हाइड्रोजन तो OH के साथ ही जाएगा, बोलो, और एक ऑक्सीजन एज अ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इससे आपको +6। ये भी पता चलेगा कि सल्फ्यूरस एसिड में एक SO बॉन्ड है ना, 2 SOH बॉन्ड है, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। ये सब स्ट्रक्चर बना के ही पता चलेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं पता लगेगा। उसके बाद अगर मेरा बेटा, अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड के, तो वहां से पानी निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, H2S2O7, जिसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है, एक कॉमन नेम ओलियम भी होता है। क्या होता है, ओलियम भी होता है। कैसे बनेगा ये, देखना इधर, ऐसे देखो, Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा, SOS बॉन्ड होगा, बोलो, बनी बात। फिर उसके बाद होता है एक हमारा H2S2O8। ये क्या होता है मैम, ये होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका कॉमन नेम भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, दैट इज मार्शलस एसिड। ये एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, मार्शलस एसिड। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर मेरा बेटा, देखो, कुछ नहीं करना, ये था ना, ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना, बीच में एक ऑक्सीजन और डाल दो, बस खत्म। देखना बना, बोलो। और ये क्या है हमारी परऑक्सी लिंकेज, ये परऑक्सो लिंकेज। परऑक्साइड पढ़ते हो आप लोग, H2O2, तो ये क्या है, परऑक्सो लिंकेज है, H2S2O8। बना रहे हो साथ साथ मेरा बेटा, यस मैम। बहुत Yes, बढ़िया, क्योंकि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें असाइनमेंट में। यहाँ पे आओ, एक होता है आपका H2SO5। ये मैं वो वाले स्ट्रक्चर बता रही हूँ, हालांकि ये चैप्टर से डिलीटेड है जेईई मेंस में, बट क्वेश्चन इस पे आ सकता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आप रिडॉक्स में भी पढ़ते हैं। इसका नाम है मेरा बेटा परऑक्सो, देखो नाम में ही आ रहा है ना, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वो आपको सिर्फ ये लिख के देगा केमिकल फॉर्मूला, और इसका कॉमन नेम कैरोज एसिड। क्या है, कैरोज एसिड। मैम क्या होगा, इसमें भी परऑक्सो लिंकेज होगी, हाँ। Yes, ma'am.
इस तरीके से। अब ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो मेरा बेटा, अगर आप ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो +2 + x -10 तो कितनी आ रही है? 8 आ रही है, जबकि ये गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी देखना, ये -2 है, ये -2, ये -1, ये -1, तो कितने का आएगा इस पे? +5 तो इसीलिए गलती मत कर देना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे कई बार आपकी फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होती है। मैम हमें कैसे पता चलेगा? पता करो ना, सल्फर की मैक्सिमम +6 तक जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपकी 8 आ रही है इट मींस वो गलत है, तो आपको स्ट्रक्चर से बताना पड़ेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। हाँ पीत बख्श। मैम इसका कॉमन नेम क्या बताया था? कैरोज एसिड, कैरो CARO' एसिड, कैरोज एसिड। ऊपर वाला था मार्शलस एसिड, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा 2 और हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरा बेटा इनकी। क्या करें, थोड़ा चैप्टर ऐसा है, इसमें स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। S2O3 2 नेगेटिव, इसमें ऐसा होता है SS बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है मेरा बेटा? SS बॉन्ड। ठीक है। मैम इसका भी कोई कॉमन नेम है? नहीं, ये आप ऐसे ऐसे याद रखना है आपको, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एक है मेरा बेटा टेट्राथायोनिक एसिड, ये होता है S2 S4 O6 2 नेगेटिव। कितने सल्फर हैं? 4 ना, इस तरीके से दिखाओ। कितने ऑक्सीजन है? 6 और 2 पे माइनस। क्या तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो इन दोनों में, सल्फर और सल्फर की? बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को बताओगे तुम लोग, ठीक है? क्लास खत्म होने से पहले जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो इसका वो। जैसे अगर मान लो तुम इसकी ऐसे निकालते हो 4x - 12 = -2, तो ये कितनी आएगी आपकी? 10/4 आएगी ना, दैट इज 2.5। लेकिन ये तो इसकी फ्रैक्शन में आ गई, यानी कि स्ट्रक्चर से पता चलेगा आप लोगों को। क्या कहते हो? यस मैम। मैम कौन से सल्फर की निकालनी है? सबकी बताओ, इसकी भी बताओ, इसकी भी बताओ, इसकी बताओ और इसकी बताओ। बताओ मैं, चलो अब -2 -2 -1, तो इस पे कितने की होगी? +5। +5 +5 -2 -2 -1, इस पे भी +5। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, सल्फर सल्फर है ना। यस मैम। तो अब इसका 0 निकालना, एवरेज निकालना, 10/4 आ जाएगा। यस मैम बोलो, तभी आई आपकी 2.5। ठीक है, ऐसे आप इसकी निकाल सकते हो। यहाँ पे सल्फ, इसकी 0 मत बोल देना, इसकी 0 मत बोल देना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है? सल्फर, सल्फर यहाँ पे -2 में है, यस 2 मैम। बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यस है। मैम। तो इस पे कितने, और इस पे -2 -1 -1, तो टोटल कितनी हो गई? इस पे कितनी हो गई? +6। बोलो। यस मैम। तो ऐसे करके निकालना है। और अगर आप मान लो यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा? 2x - 6 = -2, यानी कि 2 आएगा। यस मैम। और अब इसकी निकालना, 4/2, 2 ही आएगा। मैम ये नीचे वाला एक बार फिर रिपीट करते थे।
आपको क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो ना -2 है, आ गया ये रहा, ठीक है, ये -2 -1, तो इस पे +5 का आएगा। यहाँ पे सल्फर सल्फर के साथ कनेक्ट है, देख रहे हो, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे भी +5, तो यानी कि सल्फर S4O6 नेगेटिव में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है आपको, एक तो 0 वाली और एक बोलो 5। एक आज क्लास बेटा ज्यादा देर तक लगेगी, तो भागना मत, ठीक है। बोलो मेरे बच्चों, ये आप रिडॉक्स में भी पढ़ते हो, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया, हालांकि जेई मेन से डिलीटेड है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो वो कहेगा रिडॉक्स में तो पढ़ा था ना तुम लोगों ने। मैम पी ब्लॉक से रिलेटेड है ना? हाँ यस, पी ब्लॉक से रिलेटेड है, लेकिन पढ़ते कहाँ पे हो तुम, रिडॉक्स में भी पढ़ते हो। रिडॉक्स रिएक्शन, यस मैम। मैम डिलीटेड पी ब्लॉक से है ना? हाँ डिलीटेड पी ब्लॉक में है, बट ये आप रिडॉक्स में ऑलरेडी रिडॉक्स में है। मैम H2SO5 में +5 कैसे आया, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है -1 है, यहाँ -1 है, तो कितने का हो गया है सल्फर पे, +5 की नहीं आ गई। अच्छा +6, अरे रे +6, थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई, +6, वेरी गुड नेता, थैंक यू बेटा, ठीक है। चलिए हो गया। तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो, या मान लो किसी का ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा हो, उतना तो वो शो ही नहीं करता, मतलब वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट फिर तुम्हें स्ट्रक्चर से बतानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए यस मैम। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 आपके हेलोजन फैमिली है। हेलो मतलब होता है सोल्ट, जीन का मतलब होता है बोन, मतलब प्रोड्यूस, तो ये सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है मेरा बेटा, सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये वाले आपके एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन, ठीक है। इसके नीचे एक और एलिमेंट होता है, आपको स्टानिन जो है नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हम केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल NH2NP5, बोलो। तो फ्लोरीन क्योंकि सेकंड पीरियड से है तो 2s2 2p5, क्लोरीन थर्ड पीरियड से है, ये फोर्थ पीरियड से, फिफ्थ पीरियड से, सिक्स्थ पीरियड से। और आपको पता है 3D कौन से वाले पीरियड में आना चालू होता है? फोर्थ वाले में, राइट। और 4f कहाँ पे आना चालू होता है? सिक्स्थ पीरियड में। अब तक तो रट गई होंगी तुम्हें अच्छे से। अब क्योंकि मेरा बेटा जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम राइट हैंड साइड जाते हो तो वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए सारे के सारे क्या है तुम्हारे नॉन मेटल। आसान। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ मैम नाम याद करना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना, एक बार मेरे कहने पे पढ़ लो इसको। इसके एस्टानिन के नीचे एक टेनेसिन नाम का भी एलिमेंट होता है, तो दोनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम डिस्कशन नहीं करते हैं पी ब्लॉक में, इवन केमिस्ट्री में भी नहीं करते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लो। हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज व्हाई एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो नोबल गैस बन जाएंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे रिएक्टिविटी क्या होती है पीरियोडिक टेबल में? बहुत ज्यादा होती है। एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो, एनसीईआरटी क्या लिखती है। और जब भी आप डीपीपी सोल्व करेंगे इस चैप्टर की, तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। टेक आउट 20 मिनट्स टू रीड द एनसीईआरटी, मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, देन सोल्व द डीपीपी। आपके हो सकता है सारे भी बन जाए क्वेश्चन, बट किसी ने अगर एनसीईआरटी में थोड़ी गड़बड़बाजी करी होगी, नहीं पढ़ी होगी, तो फिर 70-80% बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा बेटा अकरेंस, देखो अकरेंस की बात करूं, वही तुम्हें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन की बात करेंगे हम, कि फ्लोरीन जो है मेनली किस फॉर्म में मिलता है? तो एज अ इनसोल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, वो आपको कौन से याद करने हैं? एक तो मेरा बेटा CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड को हम क्या बोलते हैं?
फ्लोर स्पार, मेरे साथ साथ याद करो, तुम अपने मन में बोलो जहां पे भी तुम अपने घर पे जिस कोने में बैठे हो, फ्लोर स्पार इज कैल्शियम फ्लोराइड। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, कैल्शियम फ्लोराइड इज फ्लोर स्पार, फ्लोर रो आ रहा है ना, कैल्शियम फ्लोराइड। उसके बाद Na3Al(F6) सोडियम एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, आ रहा है ना एल्यूमिनियम, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्योंकि पेपर में तो क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे ना, तो डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया हो क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम होता है तो कर दोगे ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोरो एपिटाइट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, तुम्हें याद करो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस Yes, ma'am. फॉस्फोरस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, तो ये हो गया आपकी फ्लोरो एपिटाइट, ठीक है। और उसके अलावा एक तुम्हें क्या याद रखना है, कार्नालाइट। कार्नालाइट क्या होता है, ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी बताऊंगी। कार्नालाइट डबल सोल्ट होता है, इसमें 2 सोल्ट होते हैं, KCl का होता है सोल्ट और एक मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्ट होता है, इसका नाम क्या है, कार्नालाइट। पेपर में आ चुका है इसलिए करवा रही हूँ, नहीं तो मेरे को शौक नहीं है अकरेंस पढ़ाने का, मैं पहले कभी अकरेंस नहीं पढ़ाती थी, लेकिन जब से सिलेबस डिलीट हुआ है क्वेश्चन दे दिया, अब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो यहीं से डालेंगे ना क्वेश्चन, ठीक है। सो Yes, ma'am. फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपिटाइट और कार्नालाइट, इन चारों के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मैंने आपको ग्रुप 15 में भी बताया था, याद करो, चिले सोल्ट पीटर, इंडियन सोल्ट पीटर, उसमें भी बताया है मैंने ग्रुप 16 में, गैलेना है ना, कॉपर पायराइट बताया है, फेरेट बताया, जिप्सम एप्सम, तो इसमें भी ये ध्यान रखना है। बस ये 3 फैमिली में आपको ध्यान रखने हैं, हालांकि 11th में भी करते हो 13 और 14 में, बट वो जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी, ठीक है जी। चलिए अब मैं बात करती हूँ थोड़ी टेबल की। तो टेबल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैम एटॉमिक नंबर ये तो हमें पता है, एटॉमिक मास पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम सिखा दिया आपने। साइज की बात करूं तो साइज क्या है, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाना चाहिए, क्या बढ़ रहा है क्या, हाँ मैम बढ़ रहा है, तो याद नहीं करना, आइडियस नहीं पढ़ना है, जिसको जाना क्लास से जा सकते हो, आपके लिए क्लास है ही नहीं, जाओ, अगर बीच क्लास में उठ के जाना है तो जाओ, मत ही आया करो, मैं तो कहती हूँ जब पूरी क्लास में बैठना ही नहीं है तो। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है मेरा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, देखो घट रही है क्या, हाँ मैम 1600, 1200, 1100 है ना, 1000, तो मैम इसको लर्न करना है, नहीं करना। लर्न क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 की होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की नेगेटिव में होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, 300 से 350 की रेंज में होती है। इधर आओ, ये देखो, क्लोरीन 3rd पीरियड का है इसलिए उसकी ज्यादा होती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, पता नहीं 2-3 बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर पेपर में एग्जामिनर बोलता है नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करो या मैग्नीट्यूड जो है वो कंसिडर करो, तब तो ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ लिख देता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ, तो आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग चलना, मतलब जो नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो आपको पेपर में जरूर देख लेना है कि पूछ क्या रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ मैम याद नहीं करना। उसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों, क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी बताओ, मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कायदे से तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए, बताओ क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, जिसका साइज छोटा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। तो अगर मैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव की बात करूं तो F इसका साइज सबसे छोटा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, बोलो। यस मैम। उसके बाद एक ऑर्डर आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, अब तुम मुझे सोच के बताओ किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, F2, Cl2, Br2, I2, सोच के बताओ चलो। मैम क्लोरीन।
फ्लोरीन की सबसे, फ्लोरीन की क्यों नहीं होगी बेटा? मैम उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है। अच्छा, उससे क्या होगा? ये ऑर्डर होता है। ध्यान से सुनो, फ्लोरीन का साइज क्या है? फ्लोरीन फ्लोरीन का बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। फ्लोरीन के Yes, पास ma'am. लोन क्या? हाँ मैम। Yes, ma'am. एक तो क्या Yes, है, ma'am. ये है, और यहाँ पे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, दिख रहा है ना? तो क्या होगी इनके बीच में? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो वीक हो जाएगा बॉन्ड, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो। कम हो और जाएगी। इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि ब्रोमीन के भी पीछे चला जाए। बच्चों को ये तो याद रहता है कि क्लोरीन से कम होगी, लेकिन ये याद नहीं रहता कि ब्रोमीन से भी कम होगी, और यहीं पे एग्जामिनर बुरी तरह फंसा देता है। और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस बार किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर F2 और लास्ट में I2। क्यों होती है? रीजन समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड डिस्टेंस कम है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप सब में देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। तो एक बात Yes, ma'am. बताओ, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो, अगर जनरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में देखते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव हो, मतलब वो खुद को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस। Reduce. वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। और F2 तो बेटा भागे भागे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों नहीं करेगा? F नेगेटिव बनाना है उसको। क्या कहते हो? तो सबसे, अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? F2, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। ये मैं नहीं बोल रही, डेटा बोल रहा है, और हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया। तो अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखना हो मेरे बेटा, तो कैसे लिखूंगी? बता दोगे तुम मेरे को? मैम F2 का सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यानी कि इस वाली टेबल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तीन बातें पता होनी चाहिए। बेशक सारी छोड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। एग्जाम में स्टार भी मार्क कर देती हूँ। आपसे एग्जामिनर या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछेगा, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर। बाकी वो कुछ भी नहीं पूछेगा अगर उसको इस टेबल से सवाल बनाने हैं तो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है मास के साथ। ठीक है, तो आज आप इसी को ही करो, एक बार ये रीड कर लेना, अभी करना अभी कर लो, मैं बता चुकी हूँ। बाकी फिर हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, बेटा ma'am. ज्यादा मैंने रटवाया नहीं है तुम लोगों को, बट जहां जहां चीजें याद करने की है देखो, वहां तो तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में होती हैं हल्की हल्की चीजें थोड़ी ध्यान रखने के लिए, बट ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक। अगर कोई बच्चा ढंग से, अगर स्कूल में भी आप मैं सच बता रही हूँ, आप लोग, ये ऐसा टाइम है जब इनऑर्गेनिक चल रहा है, देखो आपकी पूरी जुलाई चलेगी इनऑर्गेनिक, यानी कि यू हैव कंप्लीट मंथ ऑफ जुलाई। आप इसमें अपना 11th भी कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, आप अपना फिजिक्स मैथ्स पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हो, या केमिस्ट्री में जो तुम्हारा वीक है, जो भी है वट तुम एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि अगर तुम मान लो, अगर तुम स्कूल में भी 20 मिनट्स या 25 मिनट निकाल लेते हो और घर पे सिर्फ 30 मिनट्स दे रहे हो पीपीपी सोल्व करने के लिए, मैं सच बता रही हूँ, हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर कट जाए इनऑर्गेनिक में। टी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत कम, क्योंकि क्या होता है ना, फिजिकल में आपके न्यूमेरिकल थे तभी आप लोग एक एक घंटा लगा रहे थे, बट यहाँ पे तो न्यूमेरिकल है ही नहीं। अगर मैं 20 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ इनऑर्गेनिक में से, तो वो आपके 20 मिनट्स में ही हो जाएंगे। समझ रहे हो? या 25 मिनट्स लगा लो ज्यादा से ज्यादा।
तो आपको ना थोड़ा सा सोचना है, यही इस तरीके, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जब पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, थियोरिटिकल पोर्शन है, बट उसको अगर आप इस तरीके से टाइम डिवाइड करके करोगे तो आप अपना मैथ्स और फिजिक्स में दे सकते हो टाइम, या 11th का अगर आपको कुछ करना है। ठीक है, तो कल ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, और आज मैं एक और डीपीपी दे दूंगी ताकि तुम्हारी डीपीपी